हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धी में। साथियों, आज हमारी पॉलिटी की क्लास नंबर 27 है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि सभी एग्जाम्स में पॉलिटी का अच्छा खासा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास ले सकते हैं। आज की क्लास में हमारा जो चैप्टर है सुप्रीम कोर्ट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहें या फिर इसी को क्या कहें, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय और भी एक नाम है क्या इसका, बताइए? और भी क्या नाम है? और इसी को हम कहते हैं उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, ठीक। देखो, वर्तमान सुप्रीम कोर्ट पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा इसका इतिहास, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, पहले ये कहाँ पर स्थापित हुआ था, वर्तमान में कहाँ है, पहले इसके कौन थे मुख्य न्यायाधीश, है ना। तो वो कुछ चीजें हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना होती है, किस अधिनियम के तहत होती है, किस एक्ट के तहत होती है? तो देखिए, 1773 का आपका जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 1724 में। कहां पर? कोलकाता में। कहा? कोलकाता में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रथम बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई, प्रथम बार अगर ऐसे पूछा जाए भारत में प्रथम बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम या फिर कब हुई, तो आप बताएंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था और स्थापना हुई थी 1774 में। कैसे लिखेंगे आप लोग? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक। इसी के तहत कब स्थापना होती है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, की स्थापना कब? 1774 में। समझ गए? एक्ट 73 का स्थापना 74 में हुई। कहां पर? कोलकाता में। कहा? कोलकाता में। और जो इसके प्रथम न्यायाधीश बने, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, क्या लिखेंगे? सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने, बताइए? तो वो थे आपके कौन? सर एलिजा इम्पे। कौन लिखेंगे आप लोग? उनका नाम है सर एलिजा इम्पे, ठीक। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे। उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? इस टाइम पे न्यायाधीशों की संख्या थी, इनके अलावा 3 और जज थे। इनके अलावा अन्य जज और भी थे। अन्य जज कितने अन्य जज थे? वो थे 3, क्योंकि उस टाइम पे जो जजों की संख्या थी कितनी थी? 1+3। कितनी? 1+3। एक मुख्य न्यायाधीश और 3
अन्य न्यायाधीश। क्लियर। तो 3 अन्य जज कौन कौन से थे? तो देखो, एक तो आपके थे चेम्बर थे, दूसरे थे आपके कौन? लिमिस्टर, चेम्बर, लिमिस्टर और वाइट। ये 3 अन्य जज थे। वैसे इनका नाम पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, बस आपसे ये पूछा जाएगा कि जो जज की संख्या थी कितनी थी, 1+3, 1+4, 1+7, ऐसे पूछेगा तो आप बता देंगे कितनी थी, 1+7 थी। क्लियर। ये 3 आपके जो थे ये अन्य जज थे, अन्य जज यहाँ पे लिखा है। क्लियर। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आपके संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। क्या? संघीय न्यायालय। तो संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत होती है, कब होती है, वो पढ़ेंगे हम लोग। तो आप लोग लिखेंगे क्या? संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय। अब देखो, संघीय न्यायालय की जो स्थापना होती है ये किस अधिनियम के तहत होती है? तो ये होती है आपकी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। किस अधिनियम से होती है? ये होती है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक। संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। स्थापना कब स्थापना होती है? तो 1 अक्टूबर 1937। 1 अक्टूबर 1937 में स्थापना हो जाती है। स्थापना कहाँ पर? बता देंगे आप, दिल्ली में। कहाँ पर स्थापना हो जाती है? दिल्ली में। और जो इसके मुख्य न्यायाधीश थे, संघीय न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे, इनका नाम क्या था बता देंगे आप लोग जल्दी से। संघीय न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे इनका नाम था मॉरिस ग्वेर। क्या? मॉरिस ग्वेर। ठीक। और इस न्यायालय में 2 भारतीय भी थे, उनका नाम पूछ लिया जाता है कभी कभी। जब ज्यादा टफ बनाना होता है तो 2 जो भारतीय जज थे, 2 भारतीय जज, इनका नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आप, एक तो थे आपके M.R. जेकर साहब, और दूसरे का नाम क्या है? दूसरे जो थे इनका नाम था शाह मोहम्मद। क्या नाम था? शाह मोहम्मद सुलेमान। ये 2 भारतीय जज थे संघीय न्यायालय में। क्लियर। इसके बाद इसी में आप एक बात और लिखेंगे, नोट करके लिख लेंगे, संघीय न्यायालय के जो अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे, संघीय न्यायालय के अंतिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखो, संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पता है ये कौन थे? ये थे आपके हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया। और यही हीरालाल जे कानिया आपके
सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश बने कब? जब आपके स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ, उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? हीरालाल जेकानिया। समझ गए? ये तो थी आपके हिस्ट्री सर्वोच्च न्यायालय की। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे जो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय है, कि वर्तमान में जो स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ, उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने, है ना। देखो, क्वेश्चन आपसे दो टाइप से पूछेगा। एक तो आपसे पूछ लेगा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तब आप इनको बताएंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तब आप बताएंगे इनको। वो चीज अभी हम आगे पढ़ेंगे। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्तमान के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, यानी कि स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ, कब इसकी स्थापना हुई, गठन कैसे हुआ, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने, वो सारी चीजें। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, स्वतंत्रता के बाद सुप्रीम कोर्ट या फिर सर्वोच्च न्यायालय। देखो, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय एक ही चीज है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो लिखिए स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च न्यायालय। कब स्थापना होती है स्वतंत्रता के बाद? तो स्थापना होती है 28 जनवरी 1950। कहां पर? दिल्ली में, जो कि अभी भी आपका सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट कहाँ है आपका? दिल्ली में। क्लियर? बात करें कि संविधान में इसका उल्लेख कहाँ है, तो भाग हो जाएगा आपका 5, अनुच्छेद हो जाएंगे 124 से लेकर के 147। भाग 5, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। और स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपके हीरालाल जेकानिया या फिर HL जेकानिया। एक ही बात है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कौन? हीरालाल जेकानिया। देखो, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन? हीरालाल जेकानिया, संघीय न्यायालय के अंतिम न्यायाधीश, और ये स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश। क्लियर? याद रखेंगे इन चीजों को, या फिर आप यहाँ पर नोट भी डाल के लिख सकते हैं। और इन्होंने शपथ कब ली थी? इन्हें पता है इन्हें कब नियुक्त किया गया था? इन्हें नियुक्त किया गया था 25 जनवरी 1950 को। गठन तो हुआ था दिल्ली आपका 28 जनवरी को, लेकिन इनकी नियुक्ति पहले ही हो गई थी, क्योंकि पहले ये थे संघीय न्यायालय के। ठीक है, कभी आपको नियुक्ति की डेट इनसे पूछ ली जाए इनकी, तो आप 25 जनवरी 1950 जो ऑप्शन रहेगा उसी को टिक करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के गठन की, कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन यानी कि गठन कैसे होता है, किस अनुच्छेद में है, वो सारी चीजें। तो देखो, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होना है, कितने जज रहने हैं, ये लिखा है आपके अनुच्छेद 124 का खंड 1। अनुच्छेद 124 के खंड 1 में मूल संविधान में जो जजों की संख्या है कितनी है? 1+7। मूल संविधान में लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होंगे उनकी संख्या होगी 1+7, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश 7 अन्य न्यायाधीश। क्लियर? और वर्तमान में जो मूल संविधान में, उसमें अभी भी वर्तमान में संविधान में तो अभी भी आपके संविधान में अभी भी आपके जजों की संख्या कितनी है? 1+7 ही है। लेकिन जो अब है, देखो संविधान में तो 1+7 ही है, लेकिन जजों की संख्या कितनी है? वो है आपकी 1+33, क्योंकि ये जो है संख्या आपकी कभी कभी बढ़ाई जाती है। यानी कि कभी कभी का मतलब है आपकी कभी 1+10 हुए,
फिर उसके बाद फिर बढ़ाए गए, 1+15 हुए, 1+25 हुए, तो अब कितनी है, 1+33 है। संविधान संशोधन के माध्यम से ये संख्या बढ़ाई जाती रही है। वर्तमान में जो संख्या है 1+33 है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है, तो 1+33। क्लियर। अब एक बात ये है कि अगर आपसे पूछा जाए क्या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दिल्ली में है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, इसके अलावा भी कभी कोई ऐसा केस इमरजेंसी कि देश में कहीं भी सुप्रीम कोर्ट का बना सकते हैं, यानी कि बैठक कर सकते हैं, कहीं भी बेंच बना करके किसी केस पर सुनवाई हो सकती है क्या, तो बिल्कुल वही है सुप्रीम कोर्ट का स्थान। इसके लिए कहा गया है अनुच्छेद 130 में, सुप्रीम कोर्ट का स्थान इसके लिए कहा गया अनुच्छेद 130 में, क्या, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से देश में कहीं भी बैठक कर सकते हैं। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, दिल्ली में ऐसी कोई समस्या या फिर कोई ऐसा गोपनीय केस जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ना की जाए और जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं वो कहें चलो मतलब हम गोपनीय तरीके से कहीं और इस केस पे सुनवाई कर सकते हैं, अन्य जजों को बुलाकर और जो भी है अन्य जगह पर जजों की बेंच बनाकर एक बैठक कर सकते हैं, उस केस पर सुनवाई कर सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। अनुच्छेद 130 में राष्ट्रपति की अनुमति से देश में कहीं भी कर सकते हैं, और ऐसा अभी तक 2 बार हुआ है, एक बार श्रीनगर में हुई है और एक बार हैदराबाद। ऐसा अभी तक 2 बार हो भी चुका है। क्लियर। कितनी बार, 2 बार ऐसा हो भी चुका है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे न्यायाधीशों की योग्यताएं, कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं इनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहली योग्यता तो है कि वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, पहली योग्यता ये है कि भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए, कोई व्यक्ति एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में, देखो एक हाई कोर्ट या फिर एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत किया हो तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। देखो एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में कितने 10 साल तक वकालत कर चुका हो तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। या फिर यहाँ पर और करके भी लिखा है, देखो ये इसी का पार्ट है, या फिर एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 साल तक वो जज रहा हो। कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का, या तो वो एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत किया हो, अगर 10 साल तक वकालत ना किया हो तो वो 5 साल तक जज रहा हो, तभी वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन सकता है। ठीक, इसके बाद वो व्यक्ति राष्ट्रपति की नजरों में कानून का अच्छा ज्ञाता हो, यानी कि राष्ट्रपति जी की नजरों में उसे कानून के बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। समझ गए, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए ये योग्यताएं हैं। कानून की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 सालों तक हाई कोर्ट में वकालत या फिर 5 सालों तक हाई कोर्ट में जज। क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई, इनको आप नोट कर लेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के बारे में, इनको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है और किस अनुच्छेद में उनकी नियुक्ति के बारे में कहा गया है, वो सब चीजें हम लोग देखेंगे। तो आप लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। बात करें इनकी नियुक्ति की किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 124 का खंड 2। 124 के खंड 2 में
ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्लस अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और इनकी सलाह पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी के द्वारा ही की जाएगी। ठीक, जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी इनकी सलाह पर। क्लियर। आगे है आपका कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। कार्यकारी न्यायाधीश कौन होते हैं, तो आइए देखते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन है अनुच्छेद 126। किसमें? अनुच्छेद 126 हो जाएगा। कब कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी? जब मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो। खाली हो मतलब, खाली हो का मतलब ये है कि जो मुख्य न्यायाधीश है वो अस्वस्थ हों, है ना, या फिर देश के बाहर हों, कुछ ऐसी कंडीशन, जब उनका पद खाली हो तो राष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। जो आपके कार्यकारी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 126 में राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। कब? जब मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो, यानी कि वो देश के बाहर हो, अस्वस्थ हो या फिर किन्हीं अन्य कारण से वो अपने पद पर ना हो। क्लियर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल होता है 65 वर्ष तक। कितना? 65 वर्ष की आयु तक जो है उनका कार्यकाल होता है। क्लियर। आगे देखिए, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, किस अनुच्छेद में और किस लिए की जाती है? देखिए, अनुच्छेद हो जाएगा आपका 127। अनुच्छेद 127 हो जाएगी। जो तदर्थ न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति पर। किसके द्वारा? मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाएगी, लेकिन जब राष्ट्रपति स्वीकृति देंगे कि हाँ अब तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करनी चाहिए, तो मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 127। क्या कारण है? क्या कारण है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करने का? तो कारण आप बता देंगे, जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट में गढ़ पूर्ति ना हो तब तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। गढ़ पूर्ति यानी कि जो कोरम है वो पूरा ना हो, गढ़ पूर्ति ना हो, तब तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। क्लियर। एक और है आपके सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्या जो जज हैं आपके, जब वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, उनके बाद भी उनसे काम लिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में? तो हाँ देखो, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है। कब? अनुच्छेद 128 में बताया गया है कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश होते हैं। क्लियर। कारण क्या है, क्यों इनको नियुक्त करना पड़ता है? तो दो कारण है इनको नियुक्त करने का। एक तो ये है, जब सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त काम बढ़ जाता है, यानी कि काम बहुत ज्यादा आ गया सुप्रीम कोर्ट में, जो वर्तमान में न्यायाधीश हैं और उनसे मतलब काम नहीं हो पा रहा है, काम अतिरिक्त काम बढ़ गया है, अतिरिक्त काम बढ़ जाने पर होती है इनकी नियुक्ति। और दूसरा ये है, सुप्रीम कोर्ट की बैठकों में लाने के लिए, जो बैठकें होती हैं उनमें लाने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो कि जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी नियुक्ति कब और क्यों की जाती है। वैसे तो यही पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है 124 अनुच्छेद का खंड 2 है, राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कई बार आपसे पूछ लेगा तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति क्यों की जाती है, कारण क्या है, या फिर कौन करता है, अनुच्छेद क्या है। ये भी पूछ लेगा आपसे सेवानिवृत्त की नियुक्ति क्यों की जाती है, ये भी आपसे पूछ लेगा कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति क्यों की जाती है।
अनुच्छेद कौन सा है, कौन करता है, ये सारी चीजें। तो एक नजर आपको इन्हें भी देखना है, पढ़ना है। क्लियर? तो नियुक्ति आपको क्लियर हो गया। तो आज की क्लास को फिर हम लोग इतना ही रखेंगे। अभी आपके सुप्रीम कोर्ट में और बहुत सारी चीजें बाकी हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। आज की क्लास को इतना ही रखेंगे, नहीं तो क्लास आपकी ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप बोर होने लगते हो। तो आज की क्लास को फिर हम लोग इतना ही रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी है आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्लास यदि आपको पसंद आई है तो क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।